टाइप 7 यू बोट वास्तव में आकार में थोड़ी छोटी है। इसे प्रथम विश्व युद्ध की छोटी पनडुब्बियों में से एक यूबी पनडुब्बी से विकसित किया गया है। समुद्र में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो दशकों तक सुप्त रह सकते हैं। 1944 में एक जर्मन यू बोट समुद्र में डूब गई और फिर कभी नहीं दिखी। 50 लोग लापता हो गए, परिवार सवालों के साथ रह गए और नौसेना चुप्पी साधे रही। 66 वर्षों तक कुछ भी पता नहीं चला, जब तक कि गोताखोरों को जेनोआ की खाड़ी में एक अजीबोगरीब आकृति नहीं मिली। कीचड़ में आधा धंसा हुआ उसका अगला हिस्सा मानो आखिरी सांस लेते हुए थम सा गया था। यह U455 था। उन आखिरी पलों में क्या हुआ? क्या यह दुश्मन की गोलीबारी थी, कोई बारूदी सुरंग, या फिर उन्हीं जलमार्गों का धोखा जिन पर उन्होंने भरोसा किया था? यह U455 की दुखद और दिल दहला देने वाली कहानी है। समुद्र के धूसर भेड़िए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खुले समुद्रों में जर्मन पनडुब्बियों जितनी दहशत शायद ही किसी और हथियार ने पैदा की हो। धूसर भेड़िए के नाम से मशहूर इन पनडुब्बियों को नाजी प्रचार में समुद्र के मूक शिकारी के रूप में महिमा मंडित किया गया था, जो मित्र देशों के काफिलों का बेरहमी से पीछा करती थीं। उन्हें जर्मन अजेयता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया था, जो लहरों में अदृश्य रूप से आगे बढ़ते थे, टॉर्पीडो से हमला करते थे और जवाबी कार्रवाई से पहले ही गायब हो जाते थे। मित्र देशों के लिए यू बोट का नाम सुनते ही जलते हुए मालवाहक जहाज, जीवन रक्षक, नौकाओं से चिपके हताश नाविक और रात में बिखरते हुए पूरे काफिले की तस्वीरें दिमाग में आ जाती थीं। लेकिन प्रचार के पीछे यू बोट पर जीवन गौरवशाली नहीं था। इन पनडुब्बियों पर सेवा देने वाले लोगों को अक्सर विशिष्ट श्रेणी का कहा जाता था, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ था सहन शक्ति, ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता जिन्हें अधिकांश लोग असहनीय पाते। एक मानक टाइप ZIIC पनडुब्बी, जैसे कि बाद में U455 के नाम से जानी गई, लगभग 50 लोगों को ले जाती थी। लगभग 220 फीट लंबी एक स्टील की नली में ठूंस ठूंस कर भरे ये नाविक हफ्तों तक बिना सूरज की रोशनी वाली दुनिया में रहे, जहां इंजनों की लगातार गड़गड़ाहट और तेल डीजल पसीने और बिना धुले कपड़ों की दुर्गंध व्याप्त थी। ताज़ा पानी दुर्लभ था, जिसे अक्सर खाना पकाने या मशीनरी के लिए आरक्षित रखा जाता था, जिसका मतलब था कि सैनिक पूरे मिशन के दौरान बिना नहाए रहते थे। निजता नाम की कोई चीज नहीं थी। चारपाइयां बारी बारी से साझा की जाती थीं और भोजन टॉर्पीडो के बगल में खाया जाता था, जो भंडारण रैक के रूप में भी काम करते थे। हर मिशन जानलेवा सन्नाटे और अचानक दहशत का मिला जुला रूप होता था। घंटों तक उपकरणों की गूंज और फुसफुसाती बातचीत के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था, जब तक कि अचानक सोनार ऊपर मंडरा रहे मित्र देशों के विध्वंसक जहाजों की विशिष्ट ध्वनियां पकड़ नहीं लेता था। फिर पनडुब्बी और गहराई में उतरती हवा, गर्म होती जाती स्टील की दीवारों से पानी टपकने लगता और चारों ओर विस्फोट होते डेप्थ चार्ज देखकर सैनिक अपनी सांस रोक लेते। हर धमाके से पनडुब्बी एक टिन के डिब्बे की तरह हिल जाती थी, जिससे चालक दल को यह अनिश्चितता सताती रहती थी कि अगला धमाका पनडुब्बी को फाड़ देगा या नहीं। मानसिक तनाव बहुत अधिक था, फिर भी इन लोगों को हमेशा यही कहा जाता था कि वे जर्मनी के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, ऐसे योद्धा जो जमीन पर लड़ने के बजाय गहरे समुद्र में उतरकर अपने दुश्मनों के दिलों में उतरते हैं। युद्ध के उन शुरुआती वर्षों में प्रतिष्ठा अर्जित करना एक कला जैसा लगता था। यू बोटों ने अटलांटिक के समुद्री मार्गों को तहस नहस कर दिया, जिससे ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने के लिए लगभग सारा दबाव उसी पर केंद्रित हो गया, जबकि देश को भोजन, ईंधन और हथियारों की आपूर्ति पूरी तरह से ठप्प हो गई। हिटलर ने इसे तुरुप का पत्ता कहा।
नियंत्रण कक्ष में एक पनडुब्बी कमांडर भी मौजूद था, जो इस दृश्य को दर्शाने के लिए एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन वह किताब गलत समय पर पढ़ रहा था। वह मिशन जो मित्र राष्ट्रों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था। अचानक ही उन मिशनों के चालक दल समाचारों में मशहूर हो गए। उनके कमांडरों को राष्ट्रीय नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। खतरों से भरी दुनिया में जन्मी थी U-455, एक प्रकार की सातसी पनडुब्बी, जिसे 1941 में परिचालन में लाया गया था। शुरू में उत्तर की ओर भेजी गई, इसने नॉर्वे के ठंडे पानी में गश्त की और मित्र देशों के जहाजों की तलाश की। पहले मिशन अधिकतर निष्फल रहे, जिससे हफ्तों तक घुटन भरे वातावरण में सहन करने के बाद भी केवल घोर निराशा ही हाथ लगी। अंततः U-455 को अटलांटिक महासागर में तैनात किया गया। वहां इसने 2 ऐसी विजय प्राप्त की जिनमें ब्रिटिश कामगारों को डुबोना और एक अन्य मालवाहक पोत को नष्ट करना शामिल था। इन विजयों ने चालक दल को सफलता का स्वाद चखाया और उनके इस विचार को पुष्ट किया कि वे शिकारी हैं, शिकार नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब U-455 और उसके सभी कर्मी विशाल शत्रुतापूर्ण महासागर में खून बहाने वाले शिकारियों का गौरव महसूस करेंगे। और इस तरह उन्होंने जश्न मनाया, क्योंकि युद्ध का रुख बदलने लगा था। रडार, सोनार, लंबी दूरी के विमानों और डेप्थ चार्ज में सुधार के साथ 1943 तक महासागर यू-बोटों के लिए मारक मैदान बन गए थे। शिकारी खुद शिकार बन गए। हालांकि कई पनडुब्बियां अपने मिशन से कभी वापस नहीं लौटीं। अपने भाग्य को अनिश्चित पाते हुए चालक दल विशाल जलमग्नता में विलीन हो गया। यही वह दुनिया थी जिसमें U-455 ने कदम रखा, जो गौरव और खतरे, प्रचार और वास्तविकता का मिश्रण थी। लेकिन जल्द ही U-455 को युद्ध के सबसे खतरनाक अभियानों में से एक में शामिल होना पड़ा, जिब्राल्टर की घातक जलडमरू मध्य से होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करना था। असंभव मार्ग। जनवरी 1944 तक युद्ध का रुख नाटकीय रूप से बदल चुका था। मित्र राष्ट्र भूमध्य सागर में और अधिक दबाव बना रहे थे और उत्तरी अफ्रीका और इटली पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। जर्मन नौसेना के लिए यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोर्चा बन गया था और सभी उपलब्ध पनडुब्बियों को मित्र देशों की आपूर्ति को बाधित करने का आदेश दिया गया था। चुनी गई पनडुब्बियों में U-455 भी शामिल थी। आदेश में उसका मिशन सीधा साधा था, लेकिन वास्तविकता में यह लगभग उसकी जान ले बैठा। भूमध्य सागर में प्रवेश करें और इतालवी तट के किनारे मित्र देशों के काफिलों का पीछा करें। इस नए युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए दल को दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्गों में से एक जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से होकर गुजरना होगा। यह जलडमरू मध्य सिर्फ एक भौगोलिक अवरोध बिंदु से कहीं अधिक था। यह एक किला था जो अपने सबसे संकरे बिंदु पर भी मुश्किल से 9 मील चौड़ा था। मित्र देशों की गश्ती टुकड़ियां, विमान, रडार स्टेशन और बारूदी सुरंगें दिन रात इसकी सुरक्षा करती थीं। एक पनडुब्बी के लिए यह आंखों पर पट्टी बांधकर सुई में धागा डालने जैसा था और साथ ही साथ हर समय उसका पीछा किया जा रहा था। मित्र राष्ट्रों को पता था कि पनडुब्बियां जिब्राल्टर से गुजरने का प्रयास करेंगी, इसलिए उन्होंने जिब्राल्टर को एक घातक जाल में बदल दिया। कुछ पनडुब्बियां जिन्होंने कोशिश की, वे कभी वापस नहीं लौटीं। उनके अंतिम विश्राम स्थल का निशान केवल सतह पर तेल के धब्बों के रूप में मिलता है। U-455 के लिए यह यात्रा वो तारा जीवन मरण का विषय थी। इसके बिना चालक दल भूमध्य सागर में अपने नए गश्ती क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता था।
सफलता से नए लक्ष्यों के द्वार खुल जाते। विफलता का अर्थ होता स्टील के ताबूत में मौत, गहराई वाले बमों से कुचलकर मरना, या पनडुब्बियों को शिकार की तरह फंसाने के लिए बनाए गए जालों में फंसकर मरना। जनवरी की एक शाम को जब सूरज क्षितिज में डूब रहा था, तब U-455 भी अपने प्रयास के लिए तैयार हो गई। चालक दल ने हैच को सील कर दिया, इंजनों की जांच की और लहरों के नीचे डूब गई। पनडुब्बी के अंदर का वातावरण तुरंत बदल गया। रोशनी धीमी हो गई, बातचीत की जगह फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और हर कोई समझ गया कि दांव पर क्या लगा है। अगले 40 घंटों तक यही खामोशी और अनुशासन उनके जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाला था। बहुत जल्द वे न केवल मशीनों पर बल्कि प्रकृति की शक्तियों पर भी निर्भर होंगे। अटलांटिक महासागर की तेज धाराएं जलडमरू मध्य को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं और U-455 के कमांडर हंस हेनरिक गिस्लर ने अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए इन धाराओं की शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई। पनडुब्बी समुद्र तल पर इंच इंच करके रेंग रही थी, जबकि अंदर मौजूद लोग सोनार की हर ध्वनि पर नजर रख रहे थे। कुछ यू-बोटें काफिले के चारों ओर फैलकर बाहर से गोलीबारी कर रही थीं। कुछ लोग जानबूझकर काफिले के अंदर ऐसी जगह घुस जाते थे जहां उन पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। धातु की हर चरमराहट उन्हें मौत का आभास देती थी। अंदर घुटन भरी स्थिति थी। सतह के नीचे पनडुब्बी का ठहराव हवा की गुणवत्ता के विपरीत अनुपात में प्रतीत होता था। कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक संचय हो रहा था। लोग पसीने से तरबतर थे और उनका तापमान बढ़ रहा था और हर सांस के साथ इंजन के डीजल के धुएं का स्वाद और गंध आ रही थी। डरने की कोई गुंजाइश नहीं थी और संशय करने का समय भी नहीं था। एक छोटी सी गलती, गिरे हुए उपकरण की खड़खड़ाहट, गलत समय पर उठाया गया पेरिस्कोप उनकी खोज का कारण बन सकता था। मित्र देशों के विध्वंसक पोत ऊपर मंडरा रहे थे, दिन रात गश्त लगा रहे थे और उनके सोनार ऑपरेटर असामान्यताओं की तलाश कर रहे थे। वे अपने डेप्थ चार्ज दागने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो किसी भी पनडुब्बी के लक्ष्य पर लगने पर उसके पतवार को क्षत विक्षत करने में सक्षम थे। आकाश में स्पॉटलाइट और गश्ती विमान किसी भी तरह के तेल के निशान या लहरों के संकेत की तलाश में सतर्क थे। फ्लोरिडा तक तट के किनारे लगातार तेल बह रहा था। U-455 के चालक दल को ऐसा लग रहा था मानो वे चाकुओं की छत के नीचे तैर रहे हों, जिनमें से हर एक नीचे गोता लगाकर वार करने के लिए तैयार हो। यह पनडुब्बी लगभग 2 दिन और 2 रात तक गश्ती जहाजों और समुद्री धाराओं से बचते हुए आगे बढ़ती रही। फिर भी इसके चालक दल के लिए यह समय कष्टों से भरा था। पनडुब्बी के अंदर का वातावरण तनावपूर्ण और उमस भरा था। भूख से वे बुरी तरह जकड़े हुए थे और डर का माहौल छा गया था। अंततः 40 घंटों की तनावपूर्ण समुद्री यात्रा के बाद वे भूमध्य सागर में प्रवेश कर गए। असंभव परिस्थितियों के बावजूद वे बच गए थे, लेकिन किस्मत का साथ जल्द ही खत्म हो गया और U-455 का अगला मिशन ही उसका आखिरी मिशन बन गया। ऐसे आदेश जो खामोशी में परिणत हुए। जिब्राल्टर की चुनौतियों से बाहर निकलना U-455 के चालक दल के लिए मानो एक नया जन्म था। उन्होंने लगभग असंभव माने जाने वाले काम को अंजाम दिया था। मित्र देशों की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए भूमध्य सागर में पर बिना किसी की नजर में आए प्रवेश कर लिया था। उन्हें पूरा यकीन था कि सबसे मुश्किल दौर अब बीत चुका है। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया था और अब उनका मिशन इतालवी तट के किनारे मित्र देशों के जहाजों को रोकना था। लेकिन सच्चाई यह थी कि इस यात्रा ने उन्हें एक और जाल में फंसा दिया था। कुछ ही हफ्तों में U-455 बिना किसी निशान के गायब हो गई।
और पनडुब्बी से प्राप्त अंतिम संदेश ने उसकी खामोशी की शुरुआत को चिह्नित किया। जनवरी 1944 के अंत में जिब्राल्टर से निकलने के बाद U-455 को जर्मन नौसेना कमान से नए आदेश मिले। उनका कार्य क्या था? लिग्यूरियन और टायरेनियन सागरों के निकट गश्त करना और इटली में मित्र देशों की आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाना। उस समय सालेर्नो और एनजियो में उतरने के बाद मित्र देश लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। भोजन, ईंधन और गोला बारूद का हर काफिला महत्वपूर्ण था और जर्मन कमान को उम्मीद थी कि उनकी पनडुब्बियां इस बढ़त को धीमा कर सकती हैं। U-455 के लिए इसका मतलब था इटली के पश्चिमी तट के साथ साथ नौकायन करना, मौका मिलते ही हमला करना और फिर छिप जाना। लेकिन ये छिपने की जगहें अब कम होती जा रही थीं। 1944 तक भूमध्य सागर अब यू-बोटों के लिए वह शिकारगाह नहीं रह गया था जो कभी हुआ करता था। मित्र देशों के विमानों का आसमान पर दबदबा था, विध्वंसक पोत झलक क्षेत्रों में गश्त लगा रहे थे और बारूदी सुरंगों ने पूरे क्षेत्रों का गला घोंट दिया था। जो कभी युद्ध का मैदान हुआ करता था, वह अब पनडुब्बियों का कब्रिस्तान बन चुका था। U-455 एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी जहां शिकारी खुद शिकार बनते जा रहे थे। U-455 से भेजा गया अंतिम पुष्ट संदेश एक सामान्य संदेश था जिसमें नए गश्ती आदेशों की पुष्टि की गई थी। संदेश की टोन में संकट या खराबी का कोई संकेत नहीं था। पनडुब्बी अपेक्षा के अनुरूप काम कर रही थी, लेकिन उस संकेत के बाद सन्नाटा छा गया। कोई और रिपोर्ट नहीं, सहायता के लिए कोई अनुरोध नहीं, भविष्य के आदेशों की कोई पुष्टि नहीं। जर्मन नौसेना कमान के लिए ऐसा लगा मानो U-455 समुद्र में विलीन हो गई हो। जब हफ्तों से महीने बीतते गए और कोई खबर नहीं मिली, तो क्रिग्समरीन ने आधिकारिक तौर पर U-455 को लापता घोषित कर दिया। चालक दल के परिवारों को संक्षिप्त पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया, जिनमें कोई विवरण नहीं था। कुछ पत्र तो औपचारिक भाषा से बोझिल थे, फिर भी उनमें यह भयावह सच्चाई झलकती थी कि बेटे, भाई और पति खो गए हैं। जर्मन नौसेना के लिए यह भूमध्य सागर की निर्मम लहरों में खोई पनडुब्बियों की लंबी सूची में एक और नाम जुड़ गया। परिवारों के लिए यह एक गहरा घाव था जिसे दबाने के लिए कुछ नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, बस खालीपन था। U-455 के भाग्य के बारे में चर्चा और अटकलें तुरंत शुरू हो गईं। कुछ लोगों का मानना था कि पनडुब्बी इतालवी तट के पास बिछाई गई जर्मन बारूदी सुरंगों का शिकार हो गई थी, संभवतः चालक दल को पूरी तरह से समन्वय या चेतावनी दिए बिना। कुछ लोगों का तर्क था कि मित्र देशों के विमानों या विध्वंसक पोतों ने पनडुब्बी को देख लिया होगा, उस पर हमला किया होगा और उसे डुबो दिया होगा। कुछ अन्य लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद कोई यांत्रिक खराबी आ गई हो, इंजन कक्ष में अचानक विस्फोट हो गया हो या टॉर्पीडो बे में विस्फोट हो गया हो और उसे बचाने का कोई मौका न मिला हो। फिर भी मलबे के किसी भी सबूत के बिना ये सब केवल अनुमान ही थे। दशकों तक U-455 का भाग्य उन समुद्री रहस्यों में से एक बना रहा जिसने इतिहासकारों और नौसेना के दिग्गजों को समान रूप से परेशान किया। इसके आसपास की चुप्पी केवल सैन्य अभिलेखों का मामला नहीं थी। यह एक ऐसी चुप्पी थी जिसने उन पूरे परिवारों को झकझोर दिया जिन्हें कभी पता नहीं चला कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ। सतह पर खोए नाविकों के विपरीत, जहां मलबा या शव किनारे पर बहकर आ सकते थे, U-455 के लोग एक जलमग्न समाधि में समा गए, ऊपरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग। यह सन्नाटा बेहद भयावह था जो दशकों तक कायम रहा, यहां तक कि युद्ध समाप्त होने और दुनिया के पुनर्निर्माण के दौर में भी। यू-बोट सेवा के बचे हुए लोग अक्सर दल के सदस्यों के बीच के विचित्र संबंधों का जिक्र करते थे,
मानो घुटन भरे लोहे और जानलेवा खतरे से पैदा हुआ एक परिवार हो। U-455 पर सेवा दे चुके 2 लोगों के लिए, जिन्हें इसके अंतिम अभियान से पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया था, यह चुप्पी और भी शर्मनाक थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि पनडुब्बी के रवाना होने के समय उसमें कौन-कौन सवार था, और इस बात को जानते हुए जीते थे कि अगर किस्मत का खेल न होता तो वे भी उन लहरों में डूब गए होते। दशकों बाद लहरों के नीचे एक रहस्यमय आकृति ने अंततः सच्चाई का एक हिस्सा उजागर किया, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा। 66 वर्षों तक U-455 का भाग्य रहस्य में डूबा रहा। नौसेना अभिलेखागार में इसकी कहानी महज एक अफवाह बनकर रह गई। परिवारों के पास जाने के लिए कोई कब्र नहीं थी, इतिहासकारों के पास अध्ययन करने के लिए कोई मलबा नहीं था, और ऐसा लग रहा था मानो समुद्र ने पनडुब्बी को पूरी तरह निगल लिया हो। फिर 2010 में यह सन्नाटा टूटा। जेनोआ के तट से दूर इतालवी गोताखोर रॉबर्टो राल्डी और उनकी टीम समुद्र तल की छानबीन कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसी आकृति दिखाई दी जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। 400 फीट नीचे गाद से एक आकृति उभर रही थी। रेत और समुद्री वनस्पतियों में आधा दबी हुई पनडुब्बी की स्पष्ट आकृति दिखाई दे रही थी। जब पनडुब्बी को समुद्र तल से ऊपर खींचा गया तो उसमें एक अनमोल खजाना छिपा था। गोताखोर सबसे पहले जहाज के मलबे की स्थिति देखकर दंग रह गए। उसका अगला हिस्सा एक तीखे कोण पर ऊपर की ओर उठा हुआ था, मानो पनडुब्बी ऊपर चढ़ते समय बीच में ही रुक गई हो और जीवन बचाने के लिए बेताब होकर सतह की ओर आ रही हो। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। किसी आत्मसमर्पण में डूबे जहाज का व्यवस्थित खंडहर नहीं, बल्कि अपने अंतिम संघर्ष में फंसे जहाज की विकृत, लगभग हिंसक खामोशी। जहाज का ढांचा दशकों से मूंगे और समुद्री जीवों से ढका हुआ था। उसका मूल रंग बहुत पहले ही मिट चुका था, लेकिन स्टील का ढांचा इतना मजबूत था कि मानो उसकी पहचान बयां कर रहा हो। पहले तो गोताखोर यह पुष्टि नहीं कर पाए कि उन्हें कौन सी पनडुब्बी मिली है। कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही थी, कोई चिन्ह भी नहीं बचा था। समुद्र ने स्पष्ट निशानों को मिटा दिया था, फिर भी पनडुब्बी की आकृति, उसका आकार और उसकी बनावट जर्मन टाइप 7C की ओर इशारा कर रही थी, जिससे संभावनाएं सीमित हो गईं। लेकिन सवाल बना रहा, क्या यह सचमुच U-435 थी? गोताखोरों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात पनडुब्बी का ढांचा नहीं, बल्कि उसके हैच थे। आगे का प्रवेश द्वार खुला नहीं था, वह सील बंद था, मानो समुद्र ने धातु को मोड़कर बंद कर दिया हो, और यह एक बेहद भयावह कहानी बयां कर रहा था। चालक दल के सदस्य अभी भी अंदर थे। राल्डे और उनकी टीम के लिए सच्चाई एक ठंडी लहर की तरह आई। यह महज एक मलबा नहीं था, बल्कि एक मकबरा था, एक इस्पात का ताबूत जिसमें 50 लोगों के अवशेष थे। जमी हुई सतह के नीचे का हर अंधेरा कोना खाली जगह नहीं था, बल्कि 1944 से सीलबंद एक कब्रगाह था। अपनी खोज की विशालता को समझते हुए गोताखोरों ने इतिहासकारों और नौसेना विशेषज्ञों से संपर्क किया। इनमें अटलांटिक वॉल संग्रहालय के क्यूरेटर मार्क और ल्यूक ब्रेयर भी शामिल थे। गोताखोरों और इतिहासकारों ने अभिलेखों को क्षतिग्रस्त किया और युद्धकालीन गश्ती मार्गों को लापता जहाजों के मार्गों और जीवित बचे लोगों के बयानों के साथ मिलाकर एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। जर्मनी के फ्रीबर्ग में स्थित अभिलेखागार में एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। भूमध्य सागर में 3 पनडुब्बियां लापता थीं। मलबे का आकार और स्थान इतना मिलता जुलता था कि यह केवल U-455 ही हो सकती थी। अंततः दशकों की गुमनामी के बाद लापता पनडुब्बी का नामकरण हो गया। मलबे की छानबीन से इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी सुराग मिले,
कि आखिर हुआ क्या था। पेरिस्कोप अभी भी फैला हुआ था और अपनी ऊपर की स्थिति में जमा हुआ था, जिसका मतलब है कि पनडुब्बी शायद अपने आखिरी पलों में सतह के पास ही चल रही थी। पिछला हिस्सा चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण विस्फोट के भयावह संकेत दे रहा था। फिर भी यह निश्चित रूप से स्थापित नहीं हो सका कि विस्फोट किसी बारूदी सुरंग, विस्फोटक सामग्री या आंतरिक खराबी के कारण हुआ था। समुद्र ने अपने रहस्य छुपा रखे थे और अब उनमें से कुछ उजागर कर दिए हैं। लापता चालक दल के शोक संतप्त परिवारों के लिए यह खोज भयावह होने के साथ साथ प्रेरणादायक और व्यक्तिगत रूप से राहत देने वाली भी थी। इस दुर्घटना ने कई लोगों के उस संदेह की पुष्टि कर दी जो वे लंबे समय से जता रहे थे। उनके प्रियजन बच नहीं पाए थे। फिर भी इसने उन्हें शोक मनाने का अवसर दिया और एक ठोस प्रमाण भी दिया कि वे लोग इतिहास के पन्नों में केवल परछाई बनकर नहीं रह गए थे। वे सब एक साथ उस इस्पात कक्ष में विश्राम कर रहे थे जो कभी उन सबको उनकी मृत्यु तक ले गया था। लेकिन उस मलबे ने उनके भाग्य के बारे में क्या सुराग दिए? एक कहानी बयां करने वाला मलबा। जब गोताखोरों ने पहली बार U-455 के अवशेषों को देखा तो मलबा बिल्कुल शांत प्रतीत हुआ, लेकिन पारखी निगाहों के लिए स्टील का हर मोड़, उसके पतवार पर बना हर निशान पनडुब्बी के अंतिम क्षणों के अंश बयां कर रहा था। समुद्र ने उस पनडुब्बी को न केवल एक कब्र के रूप में, बल्कि उसकी मृत्यु के एक जमे हुए दृश्य के रूप में संरक्षित कर रखा था। हर विवरण एक सुराग था, उन 50 लोगों की कहानी की एक कड़ी थी जिनका अंतिम अध्याय दशकों तक अनलिखा रहा। सबसे पहली और ध्यान खींचने वाली बात पनडुब्बी की स्थिति थी। U-455 समुद्र तल पर इस तरह टिकी हुई थी कि उसका अगला हिस्सा ऊपर की ओर झुका हुआ था, मानो वह अपने अंतिम क्षणों में सतह को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। यह कई डूबे हुए जहाजों की तरह सपाट नहीं पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो चालक दल ने इसे बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश की हो। इंजन पूरी ताकत से चल रहे थे, बैलास्ट टैंक खाली हो चुके थे, हर कोई जी जान से काम कर रहा था। लेकिन पनडुब्बी से टकराने वाली किसी भी चीज ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वे बच निकलने से पहले ही हार मान गए। ऊपर की ओर उठा हुआ वह धनुषाकार हिस्सा एक असफल अंतिम चढ़ाई की भयावह कहानी बयां कर रहा था। इसके और भी सबूत जहाज के ढांचे पर मौजूद थे। उसका पिछला हिस्सा गायब था, जो किसी भीषण विस्फोट से चकनाचूर हो गया था। इतिहासकारों का दशकों से यह मानना रहा है कि U-455 या तो जर्मन खदान से टकराया था या मित्र देशों के विस्फोटकों का शिकार हुआ था। मलबे से मिले कई सबूत दोनों ही बातों की पुष्टि करते हैं। स्टील में आई टेढ़ी मेढ़ी दरारें बाहरी विस्फोट का संकेत देती हैं। हालांकि आंतरिक विस्फोट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चूंकि समुद्र तल पर मलबा बिखरा हुआ नहीं दिखाई दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि पनडुब्बी एक इकाई के रूप में डूबी थी, न कि उतरते समय टुकड़ों में बंटी, जो एक और रहस्य को जन्म देता है। लेकिन पनडुब्बी को समुद्र की सतह पर लाना तो बस शुरुआत है। ऊपर उठी हुई स्थिति में स्थिर डेक और संचालन कक्ष के लुभावने दृश्यों को पेरिस्कोप ने बखूबी दर्शाया। U-455 संभवतः सतह से कुछ इंच नीचे थी और खतरों या दिशा सूचक चिन्हों की तलाश कर रही थी, तभी आपदा आ गई। इस एक बात से संकेत मिलता है कि चालक दल को आने वाली आपदा का जरा भी अंदाजा नहीं था। वे न तो पूरी रफ्तार से भाग रहे थे और न ही गहराई में छिप रहे थे। वे बस किसी प्रतीक्षारत चीज को देख रहे थे। शायद सतह पर आने से कुछ ही सेकंड पहले जब नियति ने सीलबंद दरवाजों को बंद कर दिया, तो यह उन गोताखोरों के लिए बहुत कुछ कह गया जो खुद उनमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। जहाज छोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, इसीलिए प्रवेश द्वार टेढ़ा था और इस दुर्भाग्यपूर्ण पोत से कोई भी नहीं बच पाया।
50 लोग अंदर ही फंसे रह गए। 1944 से ही अंधेरे में गुम हो गए। गोताखोरों और इतिहासकारों दोनों के लिए शायद यही सबसे भयावह सच्चाई थी कि पनडुब्बी अब केवल एक मलबा नहीं, बल्कि एक कब्रगाह बन चुकी थी। अब मूंगे समुद्री शैवाल और सीपियों से जहाज का ढांचा ढक चुका था, फिर भी वह वहां से भी इतिहास बयां कर सकता था। स्टील पर खुदे हुए अंक, बचे हुए रिवेट्स और उसके प्रकार की स्पष्ट रूपरेखा सब उसकी पहचान की पुष्टि करते थे। भूमध्य सागर ने इन निशानों को कई वर्षों तक छिपाए रखा था, लेकिन इनकी खोज के साथ ही ये एक डायरी की तरह पढ़े जाने लगे, मूक होते हुए भी बहुत कुछ बयां करते हुए। जहाज के खंडहरों ने यू बोट युद्ध के एक और विरोधाभास को उजागर किया। कभी हिटलर के तथाकथित ग्रे वुल्फ समूह का हिस्सा रहीं, ये पनडुब्बियां मित्र देशों के नाविकों के लिए आतंक का प्रतीक थीं। लेकिन यहां पराजित, टूटे फूटे स्टील और बंद दरवाजों के साथ कभी खौफनाक माने जाने वाला यह शिकारी अब और भी कमजोर, लगभग इंसान जैसा दिखाई देता है। मलबे ने असली कहानी बयां की। राक्षस नहीं, बल्कि मशीन में फंसे इंसान, एक अनिश्चित भाग्य से बंधे हुए और बचने में अमनसे में असमर्थ। इसके विपरीत शायद इस मलबे ने लापता चालक दल के परिवारों को दर्दनाक लेकिन आवश्यक सांत्वना प्रदान की। जहां पहले अटकलें लगाई जा रही थीं, अब अचानक सबूत सामने आए। एक ऐसी कहानी जो सुनाए जाने के लिए तैयार थी। लहरों के नीचे स्थित यह इस्पात का मकबरा केवल उनके सैनिकों की कब्र ही नहीं था, बल्कि वह स्थान भी था जहां से युद्ध के शोरगुल में उनकी अंतिम चीखें गूंजीं, और वह स्थान जहां उन सैनिकों ने व्यर्थ ही सतह पर लौटने का संघर्ष किया। लेकिन हर इस्पात की कील के पीछे 50 सैनिक थे, और उनमें से 2 जीवित बचे जिन्होंने यह कहानी सुनाई। दल के सदस्यों की आवाजें। U-455 के मलबे ने इस्पात और सन्नाटे की कहानी बयां की, लेकिन उसमें सवार लोगों को समझने के लिए इतिहासकारों को कहीं और देखना पड़ा। नौसेना के अभिलेखागार डायरियों और जीवित बचे लोगों की गवाही के माध्यम से U-455 की अंतिम यात्रा पर सवार हुए 50 लोगों के नाम फिर से सामने आए। उनमें से अधिकांश कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन अंतिम मिशन से पहले स्थानांतरित किए गए 2 नाविकों ने कहानी के कुछ अंश बताने के लिए जीवित रहे। उनकी आवाजें स्मृतियों और अभिलेखों के अंशों के साथ मिलकर खोए हुए चालक दल को उनकी मानवता लौटाती हैं। U-455 के कमांडर कैप्टन लेफ्टिनेंट हंस हेनरिक गेस्लर थे, जो एक अनुशासित और स्थिर नेता के रूप में ख्याति प्राप्त एक पेशेवर अधिकारी थे। 1911 में जन्मे गेस्लर ने उस समय से बहुत पहले सेवा की थी, जब पनडुब्बियां समुद्रों का आतंक नहीं बनी थीं। सहकर्मियों ने उन्हें शांत स्वभाव का लेकिन दृढ़ निश्चयी अधिकारी बताया, जो भय पैदा करने के बजाय शांत आत्मविश्वास जगाते थे। U-455 पर सवार लोगों के लिए उनका शांत नेतृत्व पनडुब्बी जीवन की घुटन भरी दुनिया में एक स्थिर शक्ति साबित हुआ होगा। चालक दल में कई युवा नाविक शामिल थे, जिनमें से अधिकांश अपनी किशोरावस्था के अंतिम और 20वें दशक के शुरुआती दौर में थे, जिन्होंने युद्ध के अलावा किसी अन्य वयस्क जीवन का अनुभव नहीं किया था। वे तंग जगहों में रहते थे, अलग अलग शिफ्ट में सोते थे और अक्सर पिछले आदमी के पसीने की दुर्गंध से भरे बिस्तर साझा करते थे। दिन भर नियमित रखरखाव और अभ्यास होते थे, साथ ही मशीनों का लगातार शोर भी होता रहता था। इसी तरह की यू बोटों पर तैनात नाविकों के पत्रों में नीरसता और आतंक के अजीब मिश्रण का जिक्र था। लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। अचानक अलार्म बजने लगे। पनडुब्बी के चारों ओर विस्फोट होते रहे और यह डर बना रहा कि कहीं समुद्र ही उनकी कब्र न बन जाए। हालांकि 2 लोगों के लिए भाग्य ने बड़ा जोखिम उठाया। गेरहार्ड श्वार्ज़ और हेलमुट स्पिट्ज़र दोनों ने U-455 पर सेवा दी थी, लेकिन 1000
1944 की शुरुआत में भूमध्य सागर में पनडुब्बी के मिशन से पहले उन्हें प्रशिक्षण कार्य पर लगा दिया गया था। इस प्रकार पनडुब्बी का चालक दल भूमध्य सागर की तलहटी में बिना किसी बाधा के पड़ा रहा। उस समय लड़ाकू दल से अलग किए जाने पर उन्हें कुछ निराशा या शायद शर्मिंदगी भी महसूस हुई होगी। हालांकि निष्पक्ष रूप से कहें तो इस स्थानांतरण से उनकी जान बच गई। दोनों व्यक्तियों ने उस पनडुब्बी पर बिताए जीवन की कहानी को किंवदंती बनने से पहले ही सुनाने का अवसर प्राप्त किया। वास्तव में श्वार्ज खोए हुए चालक दल की आवाज बन गए। बाद के वर्षों में वे जेनोआ में उस तट पर खड़े पाए गए जहां U-455 डूबी हुई थी, अपने उन 50 साथियों की याद में जिन्हें उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा था। उनके लिए यह जहाज का मलबा कोई ऐतिहासिक अवशेष नहीं, बल्कि एक कब्र था। उन्हें चालक दल की आपसी भाईचारा याद था। तंग कमरों में भी हंसी खुशी का माहौल रहता था। डिब्बा बंद मांस और रोटी का साथ में खाया जाने वाला भोजन, और वो शांत पल जब डर के मारे मन में विचार उमड़ आते थे और हारमोनिका बजाई जाती थी। स्पिट्जर ने U-455 के भूमध्य सागर में प्रवेश करने से ठीक पहले अटलांटिक तट पर की गई भीषण गश्तों की यादें ताजा कर दीं। वह लंबी खोज यात्राओं की कहानियां सुनाते थे, जिनमें पनडुब्बी रात के अंधेरे में मित्र देशों के काफिलों का पीछा करती थी और U-455 द्वारा दुश्मन के जहाजों पर आसानी से जीत हासिल करने पर उमड़ने वाले गर्व का बखान करते थे। लेकिन उन्होंने दूसरे पहलू पर भी उतनी ही कुशलता से ध्यान दिया। लंबे समय तक काम करने की थकान, घुटन भरे माहौल में भाग दौड़ और 1943 तक यह बढ़ता हुआ एहसास कि युद्ध का रुख पनडुब्बी के खिलाफ हो चुका था। सभी जानते थे कि शिकारी खुद शिकार बन रहे थे। यह दूरी मिट गई और समुद्र ने U-455 को पूरी तरह से घेर लिया। और यहीं से इस रहस्य का सबसे गहरा पहलू सामने आता है। U-455 आज भी क्यों महत्वपूर्ण है, एक डूबे हुए मकबरे की विरासत। U-455 की खोज ने एक ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने से कहीं बढ़कर काम किया। इसने दुनिया को उस विरासत का सामना करने के लिए मजबूर किया जो लगभग 7 दशकों से छिपी हुई थी। यह पनडुब्बी महज युद्ध का मलबा नहीं है, यह एक मकबरा है, एक जमा हुआ पल है जो उन 50 लोगों के अंतिम अध्याय को संजोए रखता है जो खामोशी में खो गए। और जैसे जैसे गोताखोर, इतिहासकार और परिवार इसकी मौजूदगी से जूझते हैं, U-455 एक भयावह सच्चाई की गूंज सुनाती रहती है। अतीत कभी पूरी तरह से मिटता नहीं है। लापता नाविकों के परिवारों के लिए इस जहाज के मलबे ने लंबे समय से प्रतीक्षित राहत प्रदान की, लेकिन इसने गहरे जख्मों को भी फिर से हरा कर दिया। कई रिश्तेदारों ने अपने पिता, भाइयों या चाचाओं के साथ क्या हुआ यह जाने बिना ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया था। क्रिग्समरीन ने 1944 में U-455 के लापता होने की सूचना दी थी, लेकिन लापता होना मृत्यु के समान नहीं है। दशकों तक आशा और संदेह साथ साथ बने रहे। 2010 में हुई खोज ने अनिश्चितता को तो समाप्त कर दिया, लेकिन साथ ही इस क्षति को भी निर्विवाद बना दिया। वे लोग अब भी समुद्र के नीचे दफन थे जिन्हें निकालना असंभव था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस डूबे हुए पनडुब्बियों को युद्ध स्मारक का दर्जा प्राप्त है। कानून और परंपरा के अनुसार डूबी हुई पनडुब्बियों को छेड़ा नहीं जाता है। मुड़े हुए हैच बंद ही रहते हैं, न केवल अंदर जाने के खतरे के कारण बल्कि सम्मान के कारण भी। गोताखोरों के लिए U-455 एक कलाकृति से कहीं अधिक एक स्मारक के रूप में देखा जाता है। इसका जंग लगा इस्पात खामोशी में डूबा हुआ है और हर बीतता दशक बलिदान, हानि और निर्दयी समुद्र की याद दिलाते हुए इसके महत्व को और बढ़ाता है।
U-455 की विरासत ने यू बोट अभियान के ऐतिहासिक मूल्यांकन को भी बदल दिया है। युद्धकालीन प्रचार में धूसर भेड़ियों को गहरे समुद्र के खूंखार शिकारियों के रूप में चित्रित किया गया था, लेकिन U-455 जैसे जहाजों के मलबे एक और सच्चाई उजागर करते हैं कि ये लोग स्वयं भी कमजोर थे, अक्सर युवा थे और एक ऐसे युद्ध में फंसे हुए थे जहां जीवित रहना दुर्लभ था। यह मलबा एक कड़वी सच्चाई का प्रतीक बन गया है। इस बात का प्रमाण है कि हिटलर की नौसेना के सबसे शक्तिशाली हथियार भी उस समुद्र में खामोश हो सकते थे जिस पर वे कभी शिकार करते थे। U-455 के विनाश के सटीक कारण को लेकर सिद्धांत लगातार बदलते रहते हैं। यही एक कारण है जिससे यह रहस्य बना हुआ है। क्या यह जर्मन सेना द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बिछाई गई कोई खदान थी? क्या यह रात में छुपकर हमला करने वाली मित्र देशों की गश्ती टुकड़ी थी? या फिर यह अपनी क्षमता से अधिक काम कर रही पनडुब्बी की यांत्रिक खराबी थी? सबूत कई दिशाओं की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन किसी निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह अस्पष्टता कहानी को जीवंत बनाए रखती है, जिससे U-455 महज एक मलबे से कहीं अधिक बन जाता है। यह एक प्रश्न चिन्ह है, इतिहास में अक्सर छूट जाने वाले अनजाने पहलुओं की याद दिलाता है। जीवित बचे गेरहार्ड श्वार्ट्ज और हेलमुट स्पिट्जर के लिए U-455 की स्मृति लगभग जीवन भर बनी रही। उनकी उत्कृष्ट गवाही ने पानी के नीचे स्थित स्टील के मकबरे को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाले पुल का काम किया। श्वार्ट्ज की जेनोआ की यात्रा, जहां उन्होंने अपने साथियों को निगल चुके जल को देखा, स्मरण के प्रतीक के रूप में थी। उनके लिए वह जहाज का मलबा न केवल हानि का बल्कि भाईचारे का भी प्रतीक था। लोहे और मौन के बंधन में बंधा भाईचारा जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु तक कायम रखा। आज U-455 इटली के तट से दूर एकाकी अवस्था में पड़ी है, जिसका अगला हिस्सा हमेशा ऊपर की ओर उठा हुआ है, मानो सतह को छूने की कोशिश कर रहा हो। मछुआरे, गोताखोर और इतिहासकार भली भांति जानते हैं कि यह गहरे समुद्र में पड़ी है, फिर भी यह स्थान एक रहस्य बना हुआ है। यह जहाज का मलबा किसी भी पर्यटक मानचित्र पर अंकित नहीं है, न ही इसकी कोई खुली प्रदर्शनी या इसी तरह की कोई गतिविधि आयोजित की जाती है। यह इतिहास का मूक रक्षक बनकर छिपा हुआ है, एक ऐसा उदाहरण जो यह याद दिलाता है कि समुद्र कभी कुछ नहीं भूलता। U-455 की कहानी केवल एक जहाज के मलबे की नहीं, बल्कि स्मृति, त्रासदी और समुद्र द्वारा संजोए गए मौन की कहानी है। क्या आपको लगता है कि U-455 किसी मित्र देशों के हमले, बारूदी सुरंग विस्फोट या यांत्रिक खराबी के कारण नष्ट हो गया था? नीचे अपनी राय बताएं। अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध के छिपे रहस्यों को जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और भी गहन जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और आगे देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो में से किसी एक का क्यू एक पर क्लिक करें।